तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कहानी शुरू करूं उससे पहले दो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। इसमें से एक तस्वीर एक बैग की है जिसमें कुछ पुलिस वाले उसे उठा रहे हैं और एक रजाई के कवर पर उसको रखेंगे। दूसरी तस्वीर, ये जो पहली तस्वीर है जो पुलिस वालों की, ये दिन के उजाले की है। दूसरी तस्वीर रात के अंधेरे की है। एक शख्स एक बैग लेकर, ट्रॉली बैग है वो बड़ा सा, और रात के अंधेरे में जा रहा है कहीं। अब ये जो दोनों तस्वीरें, इसमें कॉमन बात ये है कि इन दोनों तस्वीरों में बैग एक ही है। जो पुलिस वाले दिन के उजाले में खोल रहे हैं, उस बैग में एक लड़की की लाश थी, और रात के अंधेरे में ये जो शख्स आपको बैग लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है, इस बैग में भी एक लाश है, उसी लड़की की लाश। अब इस तस्वीर को देखकर सिर्फ एक सवाल मन में आता है, खासतौर पर आप इस पहली तस्वीर को देखिए, जो ये शख्स अंधेरे में ये बैग लेकर जा रहा है। अब सोचिए, इसके हाथ में एक बैग है, रात का वक्त है, 10 से 11 के दरमियान का वक्त है, और ये ट्रॉली बैग को सड़क पर घसीटता हुआ आराम से जा रहा है। इसके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इसकी चाल को देखिए, और सोचिए कि इस बैग को ले जाते हुए इसके मन में क्या चल रहा होगा। क्योंकि इस बैग में कोई ज़रूरत की चीज़ें, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये भी नहीं कि ये बंदा किसी सफ़र पर निकला हो, कि कहीं और दूसरे शहर जा रहा हो, उसमें बैग में ज़रूरी सामान है। उसे पता है असलियत कि इस वक्त जिस बैग को लेकर वो जा रहा है, उस बैग के अंदर एक लाश है। तो बैग में लाश लेकर जाते हुए उसके मन में क्या चल रहा होगा। अगर इसके बॉडी लैंग्वेज से या इसकी चाल से समझने की कोशिश करें तो मायूसी हाथ लगती है, क्योंकि अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि इस वक्त ये शख्स एक लाश को बैग में रखकर जा रहा है। अब दिमाग में क्या है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाव भाव से हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कभी इस तरीके से कोई शख्स कोई बैग लेकर, वो भी रात में, अर्ली मॉर्निंग, और इस तरीके से आराम से टहलता हुआ जैसे एक नॉर्मल इंसान किसी सफ़र पे निकलता है लेकर जा रहा हो, तो हम ये आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे कि उस बैग के अंदर क्या है और वो कहाँ ले जा रहा है। एक कातिल की केस स्टडी के तौर पर यही छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काम आती हैं। तो इस बैग को देखकर आप वैसे ही अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये शख्स एक बैग को लेकर इस वक्त कहाँ जा रहा और इस बैग के अंदर क्या है, जबकि उस बैग के अंदर एक लाश थी। और अब पेश है पूरी कहानी, इस बैग की कहानी, इस लाश की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 मार्च को। वक्त करीब सुबह के 11 बजे थे, सैटरडे का दिन, और ये रोहतक के पास, रोहतक दिल्ली हाईवे के करीब एक फ्लाईओवर है, उसके नीचे थोड़ी सी झाड़ियाँ हैं। इस झाड़ी के करीब एक काले रंग का बड़ा सा बैग पड़ा था। एक राहगीर वहाँ से गुजरता है, उसकी नज़र बैग पर पड़ती है, उसे कुछ शक होता है। वैसे भी आजकल देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे बैग जो लावारिस मिल रहे हैं, उसको देखते ही शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इतनी लाशें बैग से मिल चुकी हैं अलग अलग शहरों से कि अब अंदाज़ा लगा लिया जाता है। तो उसी शक के बिना पर वो राहगीर पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस की टीम फ़ौरन मौके पर आती है, फिर फॉरेंसिक की टीम आती है, बैग को खोलते हैं। बैग के ऊपर एक रज़ाई का कवर था। पुलिस उस कवर को बाहर निकालती है, उसे बिछाती है, और फिर पूरा बैग खोलती है। अंदर ठूसी हुई एक लाश थी, एक लड़की की लाश। अब पुलिस आसपास में और चीज़ों को देखती है, पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे उस लाश की शिनाख्त हो। पुलिस मौके की तलाशी लेने के बाद लाश को मोर्चरी भेज देती है। दोपहर से शाम हो जाती है, लाश की शिनाख्त नहीं होती है। तभी रोहतक जैसे इलाके में शाम तक खबर फैल गई कि एक बैग में लाश मिली है। तो वहाँ की एक पुलिस ने उस लाश की तस्वीर खींच ली थी। इत्तेफाक से वहाँ के जो एक एमएलए हैं, उन तक की तस्वीर पहुँची। उन्होंने वो तस्वीर देखी और उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा ये तो हिमानी नरवाल नाम की एक लड़की की लाश है, जिसकी उम्र 24 साल है, और वो इसलिए जानती थी कि ये रोहतक की कांग्रेस की एक कार्यकर्ता थी। अब जब पुलिस को ये पता चला
तो ये हुआ कि कहाँ रहती है, तो पता चला रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में ही रहती है, किराए के घर में। पुलिस की एक टीम वहाँ जाती है, दरवाज़ा बंद था, लेकिन अब नाम पता चल चुका आस पड़ोस के लोगों के ज़रिए। फिर बात हुई कि बाकी फैमिली कहाँ है। देर रात होते होते आखिरकार हिमानी नरवाल की माँ का भी नंबर मिल जाता है। उनकी माँ सविता दिल्ली में अपने बेटे जतिन के साथ रहती थी। उनको खबर पहुंची, सुबह सुबह वो रोहतक पहुंच गई दिल्ली से। अस्पताल के मुर्दा घर पहुंची, लाश को देखा, शिनाख्त कर ली। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस उनकी माँ से पूछताछ करती है तो बताती हैं कि 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक वो रोहतक में ही अपनी बेटी हिमानी के साथ थी। 4 बजे वो निकल गई और उसके बाद रात को उन्होंने फ़ोन किया हिमानी को, तब भी मोबाइल पे बात हुई। फिर उसने कहा कि नेक्स्ट डे 28 फरवरी को रोहतक में एक रोड शो है जिसमें कुछ बड़े कांग्रेसी लीडर आएंगे, तो वहीं बिजी होंगी और हो सकता है मैं मोबाइल पे बात कम करूं। ये उनकी आखिरी बातचीत थी। नेक्स्ट डे उन्होंने फ़ोन किया तो हिमानी का मोबाइल स्विच ऑफ था और फिर 1 मार्च को खबर ही आ गई। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। माँ के आने के बाद विजयनगर कॉलोनी के उस घर में गई, दरवाज़ा ताला तोड़ा गया, अंदर दाखिल हुए, लेकिन मौके से या घर से कहीं से भी हिमानी का मोबाइल नहीं मिला। अब वहाँ हिमानी का मोबाइल तो नहीं था, लेकिन उसका नंबर उनकी माँ के ज़रिए मिल गया। नंबर मिला तो उस नंबर के ज़रिए अब मोबाइल की सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और ये सारी चीज़ें निकालने की कवायद शुरू हुई। अब इधर तफ्तीश चल रही है, उधर पुलिस जहाँ पे ये लाश मिली थी बैग पर, दिल्ली रोहतक हाईवे के करीब, वहाँ और जहाँ हिमानी रहा करती थी उस घर के करीब के सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। अब पुलिस की 2 टीमें एक साथ अलग अलग काम कर रही हैं, एक मोबाइल के डिटेल निकाल रही है और एक सीसीटीवी को खंगाल रही है। उस पूरे रास्ते में जितने भी होटल, मेडिकल स्टोर, सरकारी दफ्तर, लोगों के घरों के प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे, उन सबको खंगाला जाता है। और आखिर में हिमानी के घर के करीब रात की 28 फरवरी की ये सीसीटीवी तस्वीर पुलिस के हाथ लगती है, क्योंकि ये वही काले रंग का बैग था जो मौके से मिला था, जिसमें हिमानी की लाश थी। अब उस बैग के मिलते ही पुलिस को पता चल गया कि ये कातिल बैग लेकर जा रहा है, लेकिन ये कौन है पुलिस तब तक पहचान नहीं पाई। अब दूसरी टीम जो हिमानी के मोबाइल को खंगाल रही थी, उसने हिमानी के मोबाइल के जब सारे नंबर ट्रेस किए तो एक नंबर पर पुलिस को शक हुआ। शक इसलिए हुआ कि जब उस नंबर को पुलिस ने उसके लोकेशन को खंगाला तो पता चला कि 27 फरवरी 28 को भी उस मोबाइल का लोकेशन हिमानी के घर का ही था। अब इसके अलावा जहाँ बैग में लाश मिली उस जगह पे भी उस मोबाइल का लोकेशन मिला। अब उस नंबर को जब चेक किया गया तो पता चला कि ये नंबर हरियाणा के झज्जर के रहने वाले सचिन नाम के एक शख्स का है। पुलिस की एक टीम वहाँ पहुंची। पता चला कि सचिन का एक मोबाइल एसेसरीज का शॉप है, लेकिन दुकान बंद, सचिन गायब। बट मोबाइल के लोकेशन के ज़रिए, बाकी कुछ अपने मुखबिरों के ज़रिए पता चला कि वो इस वक्त दिल्ली में है। हरियाणा पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंचती है और आखिरकार अब सचिन पुलिस के कब्जे में था। सचिन को लेकर पुलिस वापस रोहतक पहुंचती है। रोहतक पहुंचने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू होती है। जब पूछताछ शुरू होती है तो फिर बैग की इस लाश की पूरी कहानी सामने आ जाती है। करीब 1.5 साल पुरानी बात है। सोशल मीडिया के ज़रिए सचिन की मुलाकात हिमानी से होती है। धीरे धीरे दोनों आपस में चैट करते हैं, फिर दोस्ती होती है, फिर मिलना जुलना शुरू हो जाता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर हिमानी की ज़िंदगी की कहानी ये थी कि हिमानी का परिवार रोहतक में ही रहा करता था एक ज़माने में, लेकिन फिर करीब 12 साल पहले हिमानी के बड़े भाई का कत्ल हो गया। मोबाइल के लिए कुछ झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में कत्ल हो गया, बट उसके भाई के कातिल को कभी सज़ा नहीं मिली। फादर बीएसएफ में थे। बड़े भाई की मौत के बाद पिता ने भी खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। उन्होंने डिप्रेशन में थे। इन 2 सदमों से उबरने के लिए हिमानी की मां ने हिमानी और उसके छोटे भाई जतिन को लेकर रोहतक से दिल्ली का रुख किया और वो दिल्ली में आकर रहने लगी। लेकिन हिमानी जो है वो उसकी पढ़ाई हो रही थी रोहतक से। रोहतक से उसने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर वहाँ के एक कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही थी, वकील बनना चाहती थी।
लेकिन अचानक कुछ साल पहले उसकी दिलचस्पी राजनीति में हुई, पॉलिटिक्स में, और उसने रोहतक कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2023 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और तब ये यात्रा रोहतक पहुंची और उसी भारत जोड़ो यात्रा में रोहतक से हिमानी भी राहुल गांधी के साथ जुड़ गई। बाद में राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बाकायदा हिमानी के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की थी उस भारत जोड़ो यात्रा की, और यहीं से हिमानी थोड़ी रोहतक में मशहूर हो गई। फिर धीरे धीरे उनके तमाम बड़े नेताओं के साथ भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव भी थी, लॉ की पढ़ाई भी चल रही थी। माँ और भाई इधर दिल्ली में थे, लेकिन रोहतक कांग्रेस में काम करने की वजह से हिमानी ने रोहतक में एक किराए का घर भी ले रखा था और वो वहाँ अकेली रहती थी। इधर सचिन से दोस्ती शुरू हुई, सचिन ज़िंदगी में आया, सचिन से मिलना जुलना शुरू हुआ। अब सचिन हिमानी से अक्सर मिलने लगा, रोहतक के उस घर में वो आकर रहता। सचिन शादीशुदा था, पहले से 2 बच्चे थे, लेकिन इन दोनों के रिश्ते ठीक ठाक चल रहे थे। 27 फरवरी को हिमानी की माँ ने जो कहा था वो सही कहा था कि वो 4 बजे तक वहाँ थी, उसके बाद वो दिल्ली लौट गई। उनके लौटने के ठीक 1 घंटे के बाद हिमानी ने सचिन को फ़ोन किया। सचिन हिमानी के घर पहुंच गया, झज्जर से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर उसका अपना शॉप और घर है। अब 27 फरवरी की पूरी शाम को लौटा और दोनों साथ रहे। 28 फरवरी की तारीख आ गई, दोपहर तक भी साथ रहे, लेकिन शाम 4 बजे के बाद अचानक सचिन और हिमानी में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इस कदर बढ़ा कि शाम 5 बजे के आसपास सचिन ने हिमानी के हाथ उसके दुपट्टे से बांध दिए और मोबाइल के चार्जर से, वायर से उसका गला घोंट दिया। कत्ल करने के बाद अब उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या करे। तो इस दौरान में जब ये गुस्से में दोनों झगड़ रहे थे, तब सचिन के हाथ में भी चोट आई जिससे खून बहने लगा। तो वो जो घर में रज़ाई रखा हुआ था, उस रज़ाई के ऊपर भी वो खून की बूंदें पड़ी। तो रज़ाई के कवर पर वो खून के धब्बे थे। अब उसने देखा कि कत्ल तो हो गया, अब क्या करे। फिर उसने हिमानी की अंगूठी, उसके गले में जो भी जेवर थे वो उतारे, उसका फ़ोन लिया, उसका लैपटॉप लिया, लाश को वैसे ही बिस्तर पे छोड़ा। बाहर हिमानी की ही स्कूटी थी, स्कूटी उठाई और अपनी शॉप पे पहुंच गया 34 किलोमीटर दूर। वहाँ जाकर थोड़ी देर रहा, फिर वापस लौटता है। लौटने के बाद अब अंधेरा हो चुका था। अब वो सोचता है क्या करे। इत्तेफाक की बात कि घर में एक बड़ा सा बैग पड़ा था, वही काले रंग का, और वो बैग किसी और ने नहीं, खुद हिमानी ने अपनी ज़रूरत के लिए खरीदी। बैग पर नज़र पड़ी, बैग का साइज़ बड़ा, उसे अंदाज़ा हो गया कि इसमें हिमानी की लाश आ जाएगी। अब उसने उस लाश को, हिमानी की लाश को बैग में डाला। रज़ाई के कवर पे चूंकि खून था, इसलिए उसने कवर उतारा और उस कवर को लाश के ऊपर रखा, बैग बंद किया और रात करीब 10 से 11 के दरमियान अब उस बैग को लेकर वो बाहर निकला। सचिन को ये पता था कि अमूमन बस स्टॉप, बस अड्डे पर लोग या हाईवे की तरफ बड़े बड़े बैग लेकर सफ़र करते हैं, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर जाना है। वो बाहर निकलता है, एक ऑटो करता है, ऑटो में बैग रखता है और उसके बाद कहता है कि चलो सांपला बस स्टॉप तक चलना है। ऑटो वाले को भी कोई शक नहीं होता है। वो बस स्टैंड पर एकदम उतरता है। जब ऑटो वाला चला जाता है, रात का वक्त था, तो वो चुपचाप धीरे से बस स्टैंड से आगे बढ़ता है। उसे पता है आगे फ्लाईओवर के नीचे कुछ सुनसान सी जगह है, झाड़ियाँ हैं। वहाँ पहुँचता है, बैग को उस झाड़ी में फेंकता है, वहाँ से बस पकड़ता है और दिल्ली निकल जाता है। अगले दिन सुबह किसी राहगीर की नज़र पड़ती है और ये बैग की खबर पहुँचती है और फिर पुलिस पहुँचती है। तो ये सारी बात तो सचिन ने बता दी। अब सवाल ये है कि आखिर सचिन ने हिमानी को मारा, इसकी वजह क्या है। एडीजी रोहतक रेंज कृष्ण कुमार राव ने कल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रिपोर्टर ने अलग अलग तरीके से उनसे सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने मोटिव का क्लियर जवाब नहीं दिया। और इसकी वजह ये कि उन्होंने बार बार कहा कि अचानक गुस्से में उसने कत्ल किया था और दोनों दोस्त थे। अब दोस्त के बीच, दो दोस्तों के बीच गुस्से में झगड़ा तो होता है, आम बात है, लेकिन दो दोस्तों के बीच जो गुस्से में कत्ल हो जाए
ये थोड़ी आम बात नहीं है। तो अब मोटिव को लेके मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन रोहतक पुलिस का कहना है कि जब तक वो कंफर्म ना हो जाए मोटिव सही नहीं बता सकते। अब जैसे एक जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में चल रहा है वो ये कि हिमानी और सचिन के बीच दोनों एक तरह से रिलेशनशिप में थे और हिमानी कुछ पैसों की मांग कर रही थी, सचिन परेशान हो गया था और कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो उसको ब्लैकमेल भी कर रही थी और इसी गुस्से में सचिन ने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन रोहतक पुलिस का कहना है कि ये सारी बातें उनके भी उन तक पहुंची हैं, लेकिन जब तक इसके प्रूफ नहीं मिल जाएंगे, जब तक सबूत नहीं मिल जाएंगे, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। और मुझे भी लगता है कि रोहतक पुलिस का ये कहना बिल्कुल सच है, क्योंकि इस तरह से सिर्फ सोशल मीडिया में या मीडिया में क्या चल रहा है और आप उसी को कंक्लूसिव बनाकर, उसी को आप मोटिव बनाकर पेश कर दें, वो भी गलत है, कम से कम इन्वेस्टिगेशन के भी लेवल पर। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अब जो भी सही मोटिव या मकसद है 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है सचिन, उससे पूछताछ होगी और फिर ये सारी कहानी सामने आ जाएगी। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज एक तो हमारी कुलीग मनीषा झा, उनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी मनीषा। आपके पेरेंट्स को दुआ यही है दोनों हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और एंजॉय द पार्टी। इसके अलावा प्रशांत लाडूमोर, इनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रशांत जी। और ये भेजा है दीपक हादिया ने। शिवेश सिंह एडवोकेट, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे शिवेश जी। साथ ही आर्निका, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आर्निका। और ये पार्थ आंगन की बिटियां हैं। इसके अलावा अनवी सैनी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनवी। और ये अशोक कुमार सैनी की बिटियां हैं। इलीन, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे इलीन। और ये रीटा मेंडोजा जी की सिस्टर हैं। साथ ही प्रीशा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीशा। और ये भेजा विकास शर्मा ने। इसके अलावा किसा नकवी एंड हुसैन मेहंदी, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है। तो किसा जी एंड हुसैन साहब, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, मुबारक, हैप्पी एनिवर्सरी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।